नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम फोटोग्राफी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज एंड एडवांस नॉलेज दोनों तरह के वीडियोस शेयर किया करते हैं। साथ ही हम अपने व्यूअर्स की जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड, जो भी उनके कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जो भी उनके डाउट्स रहते हैं, वो भी समय समय पर हम उनको दूर करते रहते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने अपनी एक समस्या हमसे शेयर की है। उनका कहना है कि मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ, वेडिंग फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ। फ़ोटोग्राफी मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं शादी के टाइम में जयमाला की फ़ोटो शूट करता हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, या थोड़ा सा गड़बड़ सब कुछ हो जाता है कि घर से तो मैं बहुत कुछ प्लान करके आता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं इस तरह के पोजेस से फ़ोटो खींचूँगा, लेकिन वहाँ की भीड़ भाड़ और अचानक इतनी सारी चीज़ें तेज़ी से चेंज होती हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को, और मेरी फ़ोटोग्राफ़ी वैसी नहीं हो पाती जैसा कि मैं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ भानु प्रताप जी की ही प्रॉब्लम नहीं है। आप में से बहुत लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम फेस करी होगी। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस सफाई से भानु प्रताप सिंह जी ने अपनी प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ किया है, एक्सेप्ट किया है, उनकी कमज़ोरी है, उनकी कमी है, उनकी फ़ोटोग्राफ़ी में जो भी एक वीकनेस थी उनको उन्होंने शेयर किया है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। फ़ोटोग्राफ़ी में या किसी भी फील्ड में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप उसको तुरंत किसी के साथ शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए उस चीज़ का सलूशन लेने की। तो जैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगी, आपकी प्रोफिशिएंसी दिन पे दिन और बढ़ती जाएगी। तो इस वीडियो में मैं इस तरह की जो वेडिंग के समय में जयमाल से रिलेटेड फ़ोटोग्राफ़ी में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, आपको क्या क्या एडवांस तैयारियां करनी हैं, उस बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे वेडिंग के समय में जयमाल का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। चाहे वो किसी भी प्रांत की शादी हो, किसी भी रिलीजन की शादी हो, लेकिन जयमाल एक ऐसा ओकेज़न होता है जिसमें कि दूल्हा दुल्हन की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स के जो एक्सप्रेशंस और इमोशंस होते हैं, दोनों साइड के पेरेंट्स के जो इमोशंस होते हैं, वो सब खुल के सामने आते हैं। और बीइंग ए फ़ोटोग्राफ़र, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि वो सारे इमोशंस को अपने फ़ोटोग्राफ में एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में आपको कैप्चर करते जाना है। जयमाल का मतलब यही नहीं है कि खाली दुल्हन ने दूल्हे के गले में माला डाली या दूल्हे ने दुल्हन के गले में माला डाली, पब्लिक की तरफ में फेस किया, फ़ोटो खींचा और जयमाला ख़त्म हो गया। नहीं, आपको जयमाल के समय में, जिस समय ब्राइड अपने घर के अंदर से या होटल के किसी कमरे के अंदर से या जो भी उनका टेम्प्रोरी रेसिडेंस होता है, वहाँ से जब निकल के बाहर आती है अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, एक संगीत बजता रहता है और उस संगीत के साथ में उसके भाई और उसकी बहनें उसको एक किसी फूलों की चादर के नीचे से लेते हुए जब आते हैं, तो वो वाला जो दृश्य होता है, वहाँ से लेके उसके बाद जब वो स्टेज पे चढ़ती है और कई बार दूल्हा उसको अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे चढ़ने में जो मदद करता है, उसके बाद जब वो लोग दूल्हा दुल्हन आमने सामने खड़े हो जाते हैं, दोनों के हाथ में मालाएं पकड़ा दी जाती है, उसके बाद में उनके जो सहेली लोग होती हैं, दुल्हन की दोस्त लोग होते हैं, प्लस बाकी और जो भाई बहन लोग होते हैं, वो मिल के जो एक चीयर अप माहौल पैदा करते हैं, उसमें एक सिक्वेंशियल फ़ोटोग्राफी उस समय आपकी होते रहना चाहिए। और उन सब चीज़ों के लिए आपको अपने आप को बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर करना होगा, और वो एक एक करके जो फ़ोटोज़ आती जाती हैं वो कंप्लीट करती हैं आपकी टोटल जयमाल की फ़ोटोग्राफी की। तो इस पूरे घटनाक्रम को शूट करने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो भी कपल है उसको कोशिश करिए, आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले जब भी आपको मौका मिलता है, उनके साथ में एक छोटी सी मीटिंग करिए। उनके साथ में आप जितना फ्री हो जाएंगे, जितना आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ोटोग्राफी करने में फ्रीडम महसूस होगी। वो भी आपके साथ फ्री रहेंगे और अच्छे एक्सप्रेशंस देंगे, उनको किसी तरह की कोई हिचक नहीं रहेगी। तो जब भी आप उनसे मीटिंग करें, उनको ये बताएं कि जयमाल की फ़ोटोग्राफी करने के लिए आपको उनसे क्या क्या सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मतलब एक तो उनको आप ये बताइए कि जयमाल कभी भी जल्दी से किसी के गले में माला नहीं डालनी है। दुल्हन को भी बोलिए, दूल्हे को भी बोलिए, और उनको स्लोली स्लोली जो है हार एक दूसरे के गले में डालना है।
तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हर मोमेंट पे आपको कम से कम 5-5 6-6 फ़ोटोज़ लेने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप उसको अपने एंड पे एनालाइज करेंगे तो कुछ फ़ोटोज़ बहुत अच्छे निकल के आएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, दूल्हे ने गले में डाल दी माला दुल्हन के और दुल्हन ने दूल्हे के गले में माला डाल दी, इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा कि आपको मतलब 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो लेंगे और पता नहीं उसमें कहीं दूल्हे का हाथ आएगा, कहीं पे माला सामने आ जाएगी। तो इस चीज़ों को बचने के लिए आप ब्रीफिंग पहले से कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो भी वहाँ का इवेंट मैनेजर है या वहाँ का जो डेकोरेटर है या आपका जो होस्ट है, उनको आप समझा दीजिए कि आपको लाइट किस तरह की चाहिए। ख़ास तौर पे जिस जगह पे ये जयमाल का फंक्शन होने वाला है, पीछे की तरफ से कोई लाइट आपके सामने ना आ रही हो। अगर मान लीजिए पीछे की तरफ से कोई लाइट आपके कैमरे पर डायरेक्ट पड़ेगी तो सारे फ़ोटो को आपको रुइन कर देगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी कहीं सामने से कोई फ्लड लाइट या कोई बड़ी लाइट तो कैमरे की तरफ नहीं आ रही है। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करिए होस्ट से, दूल्हे के फादर से, दुल्हन के फादर से या उनके जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे कि जिस समय ये प्रोग्राम हो रहा होगा उस समय हमें कोई एक ऐसा मददगार दे दें जो कि हमारी हेल्प करे, ताकि लोग एकदम से मेरे कैमरे के सामने ना आए। अगर बाई चांस आने की कोशिश भी करते हैं तो वो लोगों को थोड़ा सा किनारे करते। होता क्या है, उस समय स्टेज पे इतनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी अनकंट्रोल्ड तरीके से लोग मस्ती करने लगते हैं। तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आपको वहाँ पे लोगों को कंट्रोल कर सके, और ख़ास तौर पे किसी की पीठ आपके कैमरे की तरफ नहीं आए। जिसको भी खड़े होना है लेफ़्ट और राइट होके, कोई दूल्हे की तरफ से, कोई दुल्हन की तरफ से, या उनके पीछे से कैमरा फ्रंट फेस करते हुए खड़े हो जाए, लेकिन कोई भी कैमरे की तरफ पीठ करके न खड़ा हो। ये सारी चीज़ें आपको समझाना पड़ेगा एडवांस में उन लोगों को। उसके बाद जब आप, जिस दिन आपको वेडिंग डे है जहाँ पे आपको जयमाल शूट करना है, उस दिन आपको थोड़ी देर पहले आके उस पूरे स्टेज का, उसके आसपास के इलाके का जहाँ पे जयमाल का फंक्शन होना है, उसकी आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी कि आपको क्या सूट कर रहा है, प्लस आप कहाँ खड़े होंगे। देखिए, आपको 3 बार में शूट करना है। सबसे पहला जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ब्राइड कहाँ से निकल के आ रही है, आपको वहाँ जाना है, और जैसे जैसे ब्राइड आगे आती जा रही है आपको अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाना होगा। मतलब फेस आपका दुल्हन की तरफ रहेगा और आपको बैक चलते हुए आपको कम से कम 20-25-30 फीट जितना भी और दुल्हन कवर करती है उस स्टेज तक पहुंचने में, उतना आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ चलना है और आपको फ़ोटोग्राफ कैप्चर करते जाना है। इस वाली फ़ोटोग्राफी में आपको पूरा फेस कवर करना है, आपको क्लोज शॉट्स भी लेना है, आपको उसके साथ में जो भाई बहन चल रहे हैं, उनके फ्रेंड सहेलियाँ चल रही हैं, उनको भी कवर करना है। प्लस कैमरा डाउन करके दुल्हन के जो फुट स्टेप्स होते हैं उसका क्लोज़अप लेने की कोशिश कीजिए। उस केस में अगर आपके पास टिल्टिंग स्क्रीन का कैमरा है तो आप स्क्रीन को अपनी तरफ अप डाउन अप करके आप कैमरा बिल्कुल ज़मीन की तरफ कर लीजिए, और ज़मीन पे आप 1 फुट की तरफ आप कैमरे को फेस कर लीजिए और धीरे 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 पीछे हटिए साथ में। तो फूट के जो अच्छे क्लोज़अप शॉट्स आ जाएंगे लहंगे के साथ में, प्लस उसके अंदर जो एक हल्का सा मूवमेंट पैर का आएगा, वो जब फ्रीज़ हो जाएगा किसी कैप्शन में तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए, फिर आपका दुल्हन जब स्टेज पे चढ़ने की कोशिश करती है, दूल्हा आगे बढ़ के उसको हाथ पकड़ के स्टेज पर चढ़ाने की कोशिश करता है। उस वाले का बहुत ही इमोशनल पल होते हैं, उसको आप अपने तरीके से शूट करिए, जितने भी फ़ोटो आप ले सकें, और उसको आप अपने तरीके से कैच कर लीजिए। उसके बाद जब दूल्हा दुल्हन दोनों स्टेज पे आ जाते हैं, उनके हाथ में माला पकड़ा दी जाती है, आप उसको कैच कर लीजिए। अब इसके बाद आपका जयमाल का फ़ोटो सीन आने वाला है, उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। और हो सके तो इस वाले मोमेंट को कैच करने के लिए आप अपने कैमरे को बर्स्ट मोड पर डाल दीजिए। बर्स्ट मोड मतलब जब आप शटर दबाएंगे तो कंटिन्यूस फ़ोटोज़ चलेंगे। आपके कैमरे में 8 FPS का भी कैमरा हो सकता है, 11 FPS का भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक शटर के जो मिररलेस कैमरे हैं वो 20-20, 25-25, इवन 40 FPS तक के भी कैमरे हैं। तो इस समय में जब आप इस तरह का कोई भी मोड लगाएंगे तो आपकी फ्लैश हो सकता है उतनी जल्दी चार्ज नहीं होगी। तो इस चीज़ की तैयारी आपको पहले कर लेनी है
कि आप फ्लैश को ऑफ़ कर दीजिए और स्टेज पे इतनी सफिशिएंट लाइट होती है कि आपके फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे। ज़रूरत पड़े तो आप अपना आईएसओ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आईएसओ बढ़ाकर और डायफ्राम अपर्चर जो भी हो आप उसके हिसाब से कर लीजिए। इसमें आप डेप्थ ऑफ फील्ड की चिंता मत करिए, आप कोशिश करिए 7.1 या 8 का डायफ्राम लगाने की। इस अपर्चर के ऊपर आपकी पिक्चर शार्प आएंगे। और एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, जब आप बर्स्ट मोड लगाने वाले हैं तो अपनी शटर स्पीड कम से कम 1/125 स्पीड कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली आपका कैमरा जितना आईएसओ मांग रहा है उतना आईएसओ लगा दीजिए। अगर 1600 लगाना पड़ जाए, इवन 3200 लगाना पड़ जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। वहाँ की लाइट इतनी अच्छी होती है स्टेज की कि 3200 आईएसओ के ऊपर भी आपको नॉइस नहीं दिखेगा। तो आप 3200 आईएसओ लगा दीजिए, 1600 आईएसओ लगा दीजिए और कैमरे को आप अपर्चर प्रायोरिटी शटर प्रायोरिटी मोड पर डाल दीजिए। आप शटर उसमें 125 या 1/250 फीस कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली जो भी डायफ्राम होगा कैमरा अपने आप एडजस्ट करता रहेगा। उसके बाद जैसे ही दुल्हन के हाथ से माला दूल्हे की तरफ जाती है, आप अपना बस मोड पे शटर दबा दीजिए। वो कंटिन्यूस एक 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 फ़ोटो लेना शुरू करेगा। तो माला ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और गले में आई। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। उसके बाद दूल्हे का जब माला वाला हाथ उठेगा उसके बाद फिर अगेन आप अपना बस मोड चालू कर दीजिए। और बस मोड में जैसे जैसे उसका प्रोफाइल पूरा आएगा और माला आपकी दुल्हन के गले में आ जाएगी। ऐसे टाइम में बहुत सारे लोग मस्ती भी करते हैं, दुल्हन को गोद में उठा लेते हैं या दूल्हे के दोस्त अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। वो सब कुछ होने दीजिए और आप उसको शूट करते रहिए। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है कि अगर दूल्हे और दुल्हन की हाइट में डिफरेंस ज़्यादा है तो आपको अपने कैमरे का फ्रेम उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट कम से कम दोनों की ही कमर तक की फ़ोटो आना चाहिए। अगर मान लीजिए हेड शॉट आएगा खाली तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट आप अपना फ्रेमिंग इतना करिए, कम से कम कमर तक का शॉट तो आए। अगर कुछ फ़ोटोज़ में अगर आप पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का फ़ोटो लेते हैं वो भी अच्छा लगता है। डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर जगह कितनी मिलती है। दूसरा, आप कैमरे के कंपोजिशन अपने जूम से इस तरह करिए, कभी आप कमर तक का फ़ोटो ले लीजिए, कभी आप फुल शॉट ले लीजिए, कभी आप दोस्तों के साथ ले लीजिए, कभी आप सिर्फ कपल की फ़ोटो कीजिए। जितने फ़ोटो आप खींच सकते हो आप ले लीजिए और एक एक करके आप उसको कैच करते जाइए। और जिस समय आपको लगे कि अब माला का काम ख़त्म हो गया है तो आप अपना बस मोड हटा दीजिए। उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन को अपनी तरफ फेस करने का बोल दीजिए। उसके बाद आप उनके जितने शॉट ले सकते हो ले लीजिए। उसके बाद उनके पेरेंट्स दाएं बाएं खड़े हो सकते हैं, उनका ले लीजिए। उनके घर के वाले जितने और मेंबर्स हैं उनके साथ में फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद आप घर से जो सोच के आए हैं कि मैं इस पोज़ में दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो खींचूंगा, आप उनको पोज़ बताना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस एक्टिविटी के लिए हार्डली आपके पास 5 से 10 मिनट का समय है और इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। होता क्या है कि नॉर्मली कोई सी भी शादी हो 8:30-9 रात के बजे जाते हैं जयमाल होते होते तक। किन्हीं किन्हीं शादी में तो रात के 12 भी बज जाते हैं। और जैसे ही जयमाल ख़त्म होती है स्टेज के बाहर एक लंबी लाइन लग जाती है लोगों को गिफ्ट देने के लिए। क्योंकि लोग बिल्कुल पेशेंस लोगों का ख़त्म हो चुका है। सबको चाहिए होता है कि जल्दी से जल्दी अपना गिफ्ट लड़के लड़की को हैंडओवर करें, खाना खाएं और अपने घर जाएं। तो अगर मान लीजिए जयमाला और ये जो गिफ्ट का जो लेन देन है इसके बीच मुश्किल से आप अगर 5 से 10 मिनट का समय निकाल लें, आप लोगों को रोक सकें उतनी देर के लिए कि लोग गिफ्ट के लिए लाइन न लगाएं वहाँ पे। आपको इसके लिए उनके घर वाले किसी की मदद भी लेनी पड़ सकती है, वो मदद ले लीजिए। और कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप लोगों की भीड़ को रोक सके बाहर। आप 5 मिनट में कोशिश करिए जितने डिफरेंट पोज आपने जो सोचे हैं वो आप पोज बता के फ़ोटो ले लीजिए। क्योंकि होता क्या है, अगर आपने ये वाला मोमेंट मिस कर दिया तो सीधे रात को जब सारे गेस्ट चले जा चुके होंगे, स्टेज खाली हो चुका होगा, रात के 11:30-12 बज चुके होंगे, उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा दूल्हा दुल्हन की कुछ फ़ोटोज़ खींचने का। उसके बाद भी अचानक कोई आ जाएगा, अरे चलो 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 फेरे का टाइम हो रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं। अगेन जल्दी 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 होने लगे। तो इस जल्दी जल्दी से बचने के लिए आपको तो अपना काम सही तरीके से करना और आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना। देखो आपको तो लोग जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन उस जल्दी जल्दी में आपको अपने तरीके से काम करना है
और जितने ज़्यादा आपने जो पोजेस सोचे हुए हैं वो आप अपने तरीके से आप एक एक करके बताते जाइए उनको, और उनको बोल दीजिए अपने तरीके से जितने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल पोज भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, तो उनको आप बोल दीजिए आप जो जो जिस तरीके अंदाज में फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं आप खिंचा लीजिए, और आपका शटर चलते रहना चाहिए। तो ये तो हो गई आपके शूटिंग प्लान की बात कि आप किस तरह से प्लान करेंगे, किस तरह से दूल्हा दुल्हन को समझाएंगे, किस तरह से घर वालों को बताएंगे, किस तरह से स्टेज मैनेजमेंट करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखिए डिपेंड करता है कि अभी आपकी फ़ोटोग्राफी का लेवल कैसा है, आपका बजट कैसा है, आपके पास इक्विपमेंट कितने हैं। तो एक जो बेयर मिनिमम जो इक्विपमेंट चाहिए होता है आपको, एक कैमरा और एक वाइड से टेली तक का जो एक 18-140 है, 18-105 या 18-135 है, 18-150 इस तरह का लेंस क्रॉप सेंसर कैमरे के लिए। और अगर आप फुल फ्रेम कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो 24-105 या 24-120 या 24-150 जो भी लेवल का लेंस आपके पास हो वो एक लेंस आपके पास तो मिनिमम होना ही चाहिए। उसके बाद इस तरह के जो शॉट्स हैं वो 50 mm और 85 mm से बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उसमें डेप्थ अच्छी मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ा डायफ्राम उसमें 1.8 1.2 होता है। लेकिन वैसे मैं बता दूं आपको, जो जयमाला का टाइम होता है उस समय आप 50 mm से या 85 mm से शूट मत करिए। उस समय आपको डेप्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जयमाल के समय जितनी शार्प पिक्चर आएंगी उतना अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, डेप्थ वाली फील्ड मतलब ब्लड बुके बैकग्राउंड वाली फ़ोटो जो है ना किसी इंडिविजुअल की अच्छी लगती है। जब आप पोर्ट्रेट शॉट लेंगे या कपल का सिर्फ शॉट लेंगे तो बुके इफेक्ट के साथ फ़ोटो अच्छी लगती है। लेकिन मान लीजिए कि बैकग्राउंड में भी लोग खड़े हैं, घर वाले खड़े हैं, पेरेंट्स खड़े हैं, भाई बहन खड़े हैं, फ्रेंड्स खड़े हैं, इन सारे लोगों को आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, ये भी फ़ोटो जयमाल में आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे टाइम में आप ब्लड बैकग्राउंड करने की गलती मत करना। उस समय आप 1.8 2.8 इस तरह का डायफ्राम यूज़ मत करिएगा। उस समय आप अपने कैमरे में अगर आप 18-140 का लेंस लगा रहे हैं तो 7.1 का डायफ्राम लगाइए। अगर आप 24-105 यूज़ कर रहे हैं फुल फ्रेम का तो भी आप 5.6 से 8 तक के बीच का कोई अपर्चर यूज़ करिए और उसके बाद ही फ़ोटो खींचिए। तो उसमें क्या होगा कि स्टेज पर जितने लोग हैं सब शार्प आएंगे, बैकग्राउंड का जो फ्लावर डेकोरेशन है वो भी शार्प आएगा, क्योंकि अकेला आपको दूल्हे दुल्हन को ही कवर नहीं करना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी कवर आना चाहिए, स्टेज का भी बाकी फ़ोटो आना चाहिए। तो वो सब तभी अच्छा आएगा जब आप कम से कम 7.1 या 5.6 या 8 अपर्चर लगाएंगे, तभी फ़ोटो अच्छी आ पाएगी। दूसरा, आपने लाइट क्या लगाई है वहाँ पे, क्योंकि एक अकेली फ्लैश तो कभी कभी कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप फ्लैश का भरोसा ना करके फ्लैश को खाली आप अपने फिल इन फ्लैश जैसे इस्तेमाल करिए। मतलब आप सबसे पहले फ्लैश को अपने बंद कर दीजिए, उसके बाद स्टेज का फ़ोटो आप खींचिए कि किस आईएसओ पे, किस अपर्चर पर और किस शटर स्पीड पे स्टेज बहुत अच्छा फ़ोटो आ रहा है। जैसे फ्लावर डेकोरेशन से लेके वहाँ की बाकी डेकोरेशन सब आपके कैमरे में आना चाहिए। शटर स्पीड आप ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, आपको 125 ही रखनी है। तो उसके हिसाब से आप अपना आईएसओ बढ़ाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पिक्चर में नॉइज़ नहीं आएगी। ख़ास तौर पे जब आप स्टेज पे इतनी अच्छी लाइट्स होती हैं कि वो आपके पिक्चर के अंदर नॉइज़ नहीं आने देंगे। तो आप 1600 3200 जो भी आईएसओ लगाना हो लगाइए, और उसके बाद में बिना फ्लैश का आप फ़ोटोज़ लीजिए कुछ। जब आपको तसल्ली हो जाए कि ये फ़ोटो मेरा परफेक्ट है, जिसमें बैकग्राउंड भी बिल्कुल सही आ रहा है, उसके बाद आप अपने फ्लैश को ऑन कर दीजिए और उसके अंदर इतना पावर दीजिए कि आपका जो सामने ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उसके फेस पे सही तरीके से वो फिल इन लाइट को डालें। तो इसके लिए आप एक दो सैम्पल एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लो किसी को भी खड़ा करके आप 1/8 पे खींच लीजिए, 1/4 पे खींच लीजिए, हाफ पावर पे खींच लिए, जिस भी पावर पे अगर आपको लगता है कि हाँ ये इस डिस्टेंस से मेरा फेस बहुत अच्छा आ रहा है, वहाँ से आप फ्लैश डालिए। तो आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उनके फेस पे पड़ेगी, और बाकी जो पूरा एम्बियंट है वो तो आप अपने कैमरे की शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ से कवर कर रहे हैं, तो फ़ोटो बहुत ही प्रेजेंटेबल आएगी।
उसके बाद अब आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्लेस कहाँ करेंगे। जो भानु प्रताप जी, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो घबरा जाते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अगर आपने पहले से प्लान नहीं किया है तो आपको घबराहट होगी। इसलिए आपको कहाँ खड़ा होना है, जयमाल की फ़ोटो खींचने के लिए आपको कहाँ खड़ा होना और वेल डिसाइडेड होना चाहिए। तो वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टेज होता है उसके सामने एक फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए एक स्टेज बना दिया जाता है, लेकिन वो स्टेज काफ़ी दूर पड़ जाता है। रिसेप्शन की फ़ोटो खींचने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन जयमाल की फ़ोटो खींचने के लिए कभी कभी वो स्टेज दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो स्टेज नॉर्मली जो आपका मेन स्टेज जहाँ दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं उससे करीब करीब 20 फीट की दूरी से होता है। और 20 फीट पर जब आप खड़े होंगे तो जयमाला के टाइम में आपके सामने कोई नहीं आ जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो आपको तो नियरेस्ट रहना है दूल्हा दुल्हन से। तो आपको दूल्हा दुल्हन जहाँ खड़े होकर एक दूसरे को माला पहनाने वाले हैं उसके सामने ही खड़ा होना है, ताकि आपके सामने कोई और ना आ पाए। प्लस आपके साथ में कोई एक ऐसा असिस्टेंट होना चाहिए या आपके होस्ट के घर का कोई एक मेंबर होना चाहिए जो लोगों को आपके सामने से हटा सके। और इस बारे में बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि लोग बुरा मान जाएंगे। तो वो फोटोग्राफ़र उस दिन बहुत की पर्सन होता है। आप होस्ट को ही बोल कर रखिएगा, आप दूल्हे दुल्हन में से जो भी जिसकी तरफ से आप गए उसको बोल कर रखिएगा, भाई लोगों को मैनेज करना आपका काम है। अगर लोगों ने डिस्टर्ब किया तो फ़ोटो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप मुझे घर का एक ऐसा आदमी दे दीजिए जो लोगों को कंट्रोल कर सके, नहीं तो मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा, आपकी फ़ोटो सही नहीं आएगी। तो आपके साथ जो भी रहेगा उस घर का आदमी, उसका काम ये रहेगा कि आपके सामने से वो भीड़ को हटाएगा। तो आपके सामने से भीड़ को हटना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे टाइम में आपको थोड़ा सा वाइड एंगल लेंस काम आएगा, क्योंकि आप ज़्यादा दूर से फ़ोटो नहीं खींचिए, बिल्कुल जितना आप पास जा सकते हो। तो उस समय अगर आपके पास 35 mm का लेंस हो तो बहुत अच्छा है, 35 mm का लेंस हो या 24 mm का लेंस हो, उससे आप फ़ोटो खींचिए। जयमाल की फ़ोटो आपकी बहुत अच्छी आएंगी, शार्प भी आएंगी और उसमें मैक्सिमम लोग कवर भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका इक्विपमेंट की बात हो गई, आपकी कहाँ खड़ा होना है ये क्लियर हो गया, क्या क्या रोल आपको खींचना है वो क्लियर हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको तैयारी पहले से करनी है, वो आपको शाम को ही कर लेना है। अपने कैमरे का कलर बैलेंस एडजस्ट करना है, क्योंकि स्टेज पे बहुत तरह तरह के लाइट्स होती हैं, किस डेकोरेटर ने क्या लाइट लगा रखी है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कलर में जो है केल्विन सेट कर लें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपके कैमरे में जो भी तरीका हो आपका कलर बैलेंस सेट करने का, यहाँ मैं बोलूँगा आपसे कि ऑटो वाइट बैलेंस ना करें तो अच्छा है। ऑटो वाइट बैलेंस में वो बात नहीं आती है जो आप केल्विन अपना खुद से जब सेट करते हैं ना तो एक्यूरेट कलर आते हैं, क्योंकि शादी में तरह तरह के लाइट्स होती हैं, तरह तरह के फ्लड लैम्प्स लगे रहते हैं, कभी कभी वो डिस्को लाइट्स भी लगी रहती हैं, अलग अलग कलर्स की लाइट भी लगी रहती हैं। तो ऐसे में जब तक आप साथ साथ में आपका एक सिनेमाटोग्राफर वीडियोग्राफर जो होता है वह भी अपनी पोर्टा लाइट ऑन कर देता है, तो उन सब के हिसाब से आपको अपने कैमरे का कलर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप एक वाइट शीट से या ग्रे शीट से या कुछ नहीं मिले तो किसी ने सामने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने उसको सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करके आप अपने कैमरे में उस लाइट के हिसाब से अपने कैमरे का कलर बैलेंस सेट कर लीजिए। उसके बाद वाइट बैलेंस जो भी उसके हिसाब से केल्विन मांगता हो वो आप फीड कर दीजिए, वही आप सेटिंग मेन जयमाला के टाइम पे लगाएंगे तो नेचुरल कलर है। क्योंकि आपके जो दूल्हा दुल्हन ने जो भी कपड़े पहने हुए हैं अगर उनके ओरिजिनल कलर निकल के नहीं आए, ऑर्नामेंट्स के, लहंगे के कलर, शेरवानी का कलर, वह सब बिल्कुल निखर के आना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आपने अपने कैमरे का वाइट बैलेंस परफेक्ट सेट किया होगा। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारियों के साथ में अगर आप अपने जयमाल का फ़ोटो खींचेंगे तो आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आएंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है। आपका तो रोज़ का काम है, भीड़ भाड़ तो रोज़ आती रहेगी, आपको उससे घबराना नहीं है और बिल्कुल किसी से आपको हार्श वे में बात नहीं करना है। लेकिन आपको ये तो लोगों को बोलना पड़ेगा, भाई आप हमारे काम में रुकावट डाल रहे हैं, आप ऐसा करेंगे तो फ़ोटो बिगड़ने की संभावना है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। साथ में अगर आपका सिनेमेटोग्राफर आपका अपना नहीं है, दूसरी पार्टी का है, तो उसको भी आपको प्यार से समझाना पड़ेगा कि आपके रास्ते में ना आए, वो अपना एक एंगल पकड़ ले, आप अपना एक एंगल पकड़ लो और दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए।
इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ में और इतने पेशेंस के साथ में जब आप फ़ोटो खींचेंगे, आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आएंगी। और एक बात मेरी फिर से याद रखिएगा कि शादी की फ़ोटोज़ में जितने भी इवेंट्स आते हैं, जितने भी रिचुअल्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी तो अपने आप में माने रखती ही है, लेकिन इस सारी फ़ोटोग्राफ़ी के दौरान में एक एक इंसान के जो फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के जो भाव होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको कैप्चर करनी है और ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप जितना नेचुरल तरीके से उनको कैप्चर करेंगे, फ़ोटो उतनी अच्छी आएगी। कैमरा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आपके पास कोई सा भी कैमरा हो, चाहे वो आपका क्रॉप सेंसर का कैमरा हो, बिल्कुल बेसिक एंट्री लेवल का D56 कैमरा हो, या आपके पास मिररलेस का R3 हो, या नाइकॉन का कोई भी Z8 हो, Z9, कोई सा भी कैमरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आपने अपने कैमरे का शटर कब दबाया और आपने अपने कैमरे में सेटिंग क्या लगाई। बस ये दो चीज़ें मिलके आपकी फ़ोटो को परफेक्ट बनाती हैं। और तीसरा चीज़ है, आपने लेंस कौन सा लगाया। लेंस आप वही लगाएंगे जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए चिंता मत करिए। जो भी आपकी पॉकेट गवारा करती है, उस पॉकेट के हिसाब से आप लेंस खरीदिए और उसे बेस्ट से बेस्ट लेने की कोशिश कीजिए, आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपके वेडिंग के इस ओकेजन से रिलेटेड, जो जयमाल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जितने भी दिमाग में होंगे, वो सारे मैंने कवर किए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, कोशिश करूँगा मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का। और बस अपने इरादों को बुलंद रखिए और अपनी प्रैक्टिस लगातार बनाते रहिए। कभी भी जैसे आपके मन में कोई डाउट आता हो तो उससे रिलेटेड आप एक आर्टिफिशियल डमी सीन बना लीजिए, डमी सीन क्रिएट कर लीजिए और फ़ोटो खींचते रहिए। अपने दोस्तों को बैठा के, अपने भाई बहनों को बैठा के आप कैसा भी आर्टिफिशियल सीन बना लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये सब मिलके आपकी फ़ोटोग्राफी को टॉप लेवल तक पहुंचा जाएंगी। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। आप जितना ग्रो करेंगे, जितना अच्छा अर्न करेंगे, उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।